आज हम जानेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर के बारे में। हमने पिछले चैप्टर्स में देखा काइनेमेटिक्स के बारे में। काइनेमेटिक्स वो सारी कैलकुलेशंस होती है जो कि मोशन से रिलेटेड होती है। पिछले चैप्टर्स में हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करी, वेलोसिटी कैलकुलेट करी और भी बहुत कुछ। लेकिन आज हम आ चुके हैं डायनामिक्स पे, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से शुरू होता है और इसमें हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फोर्स इंटरैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट होता है और ये दो तरीके का होता है, पुश और पुल। कहने को तो बहुत सारे फोर्स एग्जिस्ट करते हैं इस पूरी दुनिया में, लेकिन उनको हमने जोड़ जोड़कर सिर्फ 4 पार्टों में डिवाइड कर रखा है, जो कि न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रीज़न बिहाइंड दैट कि जो एक एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आयन से ही बना होता है। लेकिन इतने सारे पॉजिटिव चार्ज आयन होने के बावजूद उसमें रिपल्शन नहीं होता, वो बर्स्ट नहीं होता। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल सोचा जाए तो उसके ऊपर बिल्कुल भी अट्रैक्शन तो है ही नहीं, क्योंकि वो बनता है न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से। प्रोटॉन सारे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं है, तो न्यूट्रॉन कुछ कर तो रहा नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते जाएंगे, एक दूसरे को धक्का दे दे के उस न्यूक्लियस से बाहर फेंक देंगे। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं होता। इसका मतलब उस न्यूक्लियर के अंदर एक बहुत शानदार सा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा चार्ज है, या फिर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा रिपल्शन को भी कैंसिल कर देने वाला एक फ़ोर्स है, जिसको हमने नाम दिया न्यूक्लियर फोर्स। खैर अभी तक ये फोर्स ढूंढा तो नहीं गया, इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है इसलिए हम इसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। तो वहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट होता है। एग्जाम्पल से तुम समझ सकते हो, सपोज़ तुमने अर्थ के ऊपर, मतलब ज़मीन पर बैठ जाओ तुम और एक पेन को रखो अपने पास, लोहे की पेन होनी चाहिए, और पेन के ऊपर तुम रखना मैग्नेट। मैग्नेट जो होगा उस पेन को अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उस पेन को अपने ऊपर रख सके। दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट है। नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो भी होगा इनर्शिया के साथ ही होगा। इनर्शिया किसी भी चेंज को अपोज करता है। अगर कोई चीज़ मोशन में है तो इनर्शिया चाहेगा कि वो मोशन में रहे। कोई भी चीज़ रेस्ट पे है तो इनर्शिया की मर्ज़ी होगी वो रेस्ट पे ही रहेगी, लेकिन चेंज करना अपना काम है। एट द एंड इनर्शिया wants to continue it the state of the body or the object on what and where it is। अगर हम बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन की, तो एग्जाम्पल तुम समझो, एक गाड़ी है जिसके ऊपर एक डब्बा रखा हुआ है जो कि ड्राइवर ने रस्सी से नहीं बांधा। गाड़ी चल रही है और एकदम से उसने ब्रेक लगाया। जैसे ही उसने ब्रेक लगाया डब्बा आगे आएगा और गिर जाएगा। यहाँ पर जो काम हुआ वो था इनर्शिया ऑफ मोशन का, क्योंकि जो डब्बा था वो मोशन में था और गाड़ी एकदम से रेस्ट पे आ गई तो डब्बा ऑब्वियसली आगे गिरता। अब इनर्शिया ने अपना काम किया क्योंकि डब्बे को उसने मोशन में ही रहने दिया और एट द एंड डब्बा गिर गया और हमें एग्जाम्पल से समझ आ भी गया। दूसरा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सपोज़ तुमने एक ग्लास रखा, ग्लास के ऊपर तुमने रखा एक कार्डबोर्ड का पीस और उसके ऊपर एक कॉइन। तुमने पूरी रफ्तार से, पूरी ताकत से, पूरी जान से उस कार्डबोर्ड को खींच दिया। वो जो सिक्का होगा वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा इंस्टेड ऑफ बीइंग एट ए कार्डबोर्ड। यहाँ पर जो सिक्का था उसने अपना मोशन रेस्ट पे रखा, और उसने अपना मोशन रेस्ट पे रखा इसीलिए कार्डबोर्ड के खिसकने का उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही कार्डबोर्ड उसके नीचे से खिसक गया, उसके मोशन पे आया ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रेशर और वो नीचे गिर गया। लास्ट और सबसे इजी एग्जांपल से समझने वाली चीज़, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सपोज़ तुम जा रहे हो अपने पिताजी के साथ बैठ के कार में, स्कूटर, बाइक, बस कुछ भी मान लो। पिताजी चला रहे हैं उस व्हीकल को और तुम पिताजी को बोल रहे हो और तेज़ और सडन आता है टर्न। जैसे ही पिताजी टर्न लेंगे, तुम जिस डायरेक्शन में बैठे हो या फिर जिस स्टेट में बैठे हो, जो कि सीधी स्टेट है, मतलब एकदम सीधे बैठे हो तुम थोड़े से टिल्ट हो जाओगे। अब तुम भी नहीं जानते कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन ये जानता है इनर्शिया, क्योंकि तुम्हें ऐसे झुकने पे इनर्शिया ने मजबूर किया होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर इफ़ अ बॉडी इज़ ऑन रेस्ट और मोशन, इट विल कंटिन्यू टू बी ऑन रेस्ट और मोशन until unless no external force is applied on it। अब हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। देखो भाई, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसकी यूनिट होती है किलोमीटर पर सेकंड, मेरा मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखो भाई, ये जो चीज़ है ना, इससे बहुत कुछ बदल जाता है। अगर मास चेंज हुआ या फिर वेलोसिटी चेंज हुई तो पूरी दुनिया पलट सकती है। हम लेंगे दो केस। सपोज एक बंदा है, तुम ही हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हें बॉल कैच करने को दी। उस बॉल की स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर और बॉल का वेट होगा ऑलमोस्ट 10 ग्राम। तुमने उस बॉल को आराम से कैच किया, तुम्हें चोट नहीं लगी, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ।
लेकिन वहीं अगर तुम्हारा हरामी सा दोस्त गाड़ी लेके आ जाए, वो भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये सोचता हुआ कि तुम उस गाड़ी को भी कैच कर लोगे, तो उस दोस्त का साथ छोड़ो और निकल लो संन्यास पे, नहीं तो ऊपर निकल लोगे, क्योंकि उस गाड़ी का वेट ऑलमोस्ट 1 टन तो हो गई। और अगर उसने सही टाइम पे रुकी नहीं, या फिर थोड़ा पागल ही हुआ तुम्हारा दोस्त, तो तुम्हारे ऊपर से निकाल देगा और तुम भगवान को फेरे हो जाओगे। इससे हमें समझ में आ गया कि इनर्शिया के लिए मास और वेलोसिटी दोनों ही स्पेसिफिकली करेक्ट होनी चाहिए, मेरा मतलब मोमेंटम के लिए। और इसी से रिलेट होता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो है फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज फोर्स इक्वल टू पी अपॉन टी। और अगर फोर्स एवरेज लिया तो फोर्स डेल्टा मोमेंटम अपॉन डेल्टा टाइम हो जाएगा। और अगर फोर्स इंस्टेंटेनियस हो गया तो वो हो जाएगा फोर्स डेल्टा, मेरा मतलब डी मोमेंटम अपॉन डी टाइम। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक और फार्मूला ड्राइव किया है अभी जो कि है एफ इक्वल टू एम ए प्लस वी टी एम अपॉन डी टी। इसमें वी टी एम अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मास होता है। ये चीज़ तुमने पहली बार सुनी होगी, ये तुम्हें थोड़ी देर बाद समझ आएगी, लेकिन ये जो फार्मूला ये हमेशा हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल होगा। चलो एक क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो और आंसर बताओ। अगर तुमने सॉल्व कर लिया तो हम भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन तुम्हें बोलता है कि एक प्लेयर जिसने बॉल कैच करी 150 ग्राम्स की, जिसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। बॉल को कैच करने में उस प्लेयर को टाइम लगा 0.1 सेकेंड। तो प्लेयर के हाथ पे जो फोर्स एक्सर्ट हुआ वो कितना होगा? जो हमने फार्मूला भी थोड़ी देर पहले पढ़ा वही लगाएंगे, एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब पी टू माइनस पी वन अपॉन डेल्टा टी। और हमने अभी ऊपर ही देखा था कि P इक्वल टू एम वी, तो अपने एम वी टू माइनस एम वी वन अपॉन डेल्टा टी लगा दिया और वैल्यू पुट करी, जिससे हमें आंसर आया 30 न्यूटन। अब बात करते हैं थर्ड लॉ की, जिसको मैं बोलता हूँ लॉ ऑफ कर्मा। कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, जो जस करहि स तस फल चाखा। मतलब तो तुम बता देना, लेकिन इसमें अगर सपोज तुमने दीवार को लात मारी तो दीवार को दर्द तो होने से रहा, लेकिन तुम्हारे पैर में ज़रूर बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इसका मतलब जो फोर्स तुमने दीवार पे एक्सर्ट किया वही फोर्स दीवार ने तुम पे एक्सर्ट किया। सीधी सी बात है, तुम जितना फोर्स जहाँ लगाओगे उतना ही सेम फोर्स का तुम्हें रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगर तुम पुशअप लगाते हो तो तुम ज़मीन पे फोर्स लगाते हो और खुद ऊपर उठ जाते हो, मतलब रिएक्शन जो हो रही है वो अलग अलग बॉडीज़ पे हो रही है। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो है वो ध्यान रखने की है, इस रिएक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो दो लोग हैं, या फिर तुम और जो ज़मीन है, वो हमेशा कांटेक्ट में हो। और ये फोर्स तब भी अप्लाई होता है जब कोई बॉडी रेस्ट पे हो, और तब भी जब कोई बॉडी मोशन में हो। अब हम बात करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फोर्सेस की। एक होती है नॉर्मल रिएक्शन, जो कि हमेशा परपेंडिकुलर होती है। दो उन सरफेस पॉइंट्स है जो कि तुमसे टच हो रहे हैं, या फिर जो उस पैनल या उस ऑब्जेक्ट से टच हो रहे हो। सपोज़ तुमने एक सीढ़ी रखी दीवार से टिका कर, अब वो सीढ़ी का एक पॉइंट दीवार पे होगा और एक पॉइंट ज़मीन पे। अगर तुम उस सीढ़ी पे चढ़ गए तो वो जो सीढ़ी है वो ज़मीन पे भी और दीवार पे भी दोनों जगह इक्वल फोर्स लगाएगी। और ये जो इक्वल फोर्स है ये हमेशा परपेंडिकुलर काउंट होता है अपने लिए, और इसके लिए कांटेक्ट नेसेसरी है ही। और जो वेट होता है वो होता है मास इनटू ग्रेविटी, जिसको हम ऑलमोस्ट 10 लेते हैं हमेशा, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 9.8 होती है। जो सेकंड फोर्स है वो कॉन्टैक्ट फोर्स, ये किसी भी एंगल पे अप्लाई हो सकता है, हाँ, लेकिन इसके लिए कांटेक्ट नेसेसरी है। सपोज़ तुम एक ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स ऐड कर रहे होंगे, एक होगा नॉर्मल और एक होगा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल को अगर तुम पैरेललोग्राम लॉ से कैलकुलेट करोगे तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसी को तुम बोल दोगे कॉन्टैक्ट फोर्स। लास्ट आता है टेंशन फोर्स, जिसको हम टी बोलते हैं। ये हमेशा पुल फोर्स होता है। सपोज़ एक डब्बा ले लो और तुम उस डब्बे से एक रस्सी बांधो और उस रस्सी से दूसरे डब्बे को जॉइन कर दो। अब तुम आगे वाले डब्बे को जब धक्का दोगे तो पीछे जो डब्बा है वो भी उसके साथ ही आगे आ जाएगा, लेकिन इसमें जो फोर्स लगेगा उसको हम टेंशन फोर्स कहेंगे, जो रस्सी के बीच में लग रहा है। और रस्सी को हमेशा मासलेस मानना है। साथ ही अगर रस्सी मासलेस है तो उसमें जो फोर्स है वो हर पॉइंट पे सेम रहेगा। और अगर तुम्हारे सामने कोई एक ऐसा सिस्टम आ जाए जिसमें बहुत सारी रोप आ जाए तो हर स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो अलग होगी। अब हम देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, लेकिन उससे पहले की पॉइंट, हर नॉर्मल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, लेकिन हर कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल फोर्स नहीं होता। नो, FBD जिसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सपोज़ तुमने शोले पिक्चर देखी है,
उसमें धर्मेंद्र अंकल जी को जंजीरों से बांध देते हैं और बोलते हैं बसंती नाच। गब्बर बोलता है ना। तो सपोज़ यहाँ पर ये है धर्मेंद्र अंकल जी, तो इन पे जो फोर्स ऐड करेंगे वो होंगे जंजीरों के फोर्स, जिसको हमने टेंशन फोर्स बोल दिया। दूसरा होगा इनका वेट, जो कि हमने ऊपर ही देखा मास इंटू ग्रेविटी होता है, तो mg। और उसके जस्ट अपोजिट एक नॉर्मल फोर्स होता है, जिसको हमने देखा था नॉर्मल, जो कि हम n से डिनोट करते हैं। तो ये जो हमने अंकल जी का डायग्राम बनाया ये FBD बन गया। बस बात ख़त्म। अब हम बात करेंगे ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस स्टेट, मतलब वो कंडीशन जहाँ पर किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस ऐड कर रहे हैं वो सारे मिला जुलू के ज़ीरो हो रहे हैं। सपोजिंग एक डब्बा है, तो उस डब्बे को धक्का दे रहे हो, तुम्हारा बड़ा भाई आगे से धक्का दे रहा है और तुम्हारे साथ तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ धक्का दे रहा है। और अगर वो डब्बा नहीं हिल रहा, इसका मतलब ये समझ लेना तुम्हारी और तुम्हारे छोटे भाई की ताकत दोनों को अगर ऐड करोगे तो तुम्हारे बड़े भाई की ताकत इक्वल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम काम कर रहा है, क्योंकि डब्बा हिल नहीं रहा। हाँ, और साथ ही ये जो इक्विलिब्रियम होता है ये रेस्ट वाले मोशन पे तो काम करता ही है, रेस्ट वाले स्टेट पे काम करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ मोशन वाले स्टेट पे भी काम करता है। अगर एक्सेलरेशन ना हो तो इक्विलिब्रियम कैरी ऑन रहता है, कंटिन्यू रहता है। हम ये जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता ही है, और इक्विलिब्रियम में फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं इसलिए ज़ीरो हो जाते हैं, तो फोर्स इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब m इक्वल टू ज़ीरो ऑल्सो, और m को अगर हम ज़ीरो के नीचे डाल दें तो एक्सेलरेशन ज़ीरो आ जाएगा। अब तुम बोलोगे मास भी ज़ीरो हो सकता है। देखो भाई, मास कभी किसी बॉडी का ज़ीरो होता नहीं है, भले कितना भी कम हो। नेग्लिजिबल हो सकता है लेकिन ज़ीरो कभी नहीं हो सकता। चलो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने, इसको तुम सॉल्व करो, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। तुमने क्वेश्चन कर ही लिया होगा, चलो तो इसे पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। एक डब्बा टांग रखा है जिसका जो वेट है वो 30 kgs है, 30 kgs, जिसको दो स्ट्रिंग से टांग रखा है, वो है AB, और तीसरी स्ट्रिंग उस डब्बे से कनेक्टेड है जो कि है C। हमें बताना है कि A पर टेंशन कितनी है। ये रहा डायग्राम, तो हम बनाएंगे इस O पॉइंट का FPT डायग्राम। उससे पहले इस डब्बे का FPT डायग्राम बनाया जाए तो हमें पता चलेगा जो T फोर्स है ऊपर की तरफ वो नॉर्मल हो जाएगा, और नीचे की तरफ जो होगा वो 300 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, मतलब 30 इंटू 10 300। नाउ FBD एट पॉइंट ओ दो जगह से कनेक्टेड है, और तीसरा जो है वो अपना डब्बा है। यहाँ हमें एंगल दे रखा है जो कि 37 डिग्रीज है। अगर हम ऊपर वाली लाइन के एक पैरेलल नीचे ड्रॉ कर दें इस ए के आगे, तो यहाँ पर हमें एंगल 37 डिग्रीज मिल जाएगा। अब हम लेंगे टी बी के कंपोनेंट्स, जो होगा टी बी कॉस 37 डिग्रीज, टी बी साइन 37 डिग्रीज, और हम यहाँ पे देख रहे हैं जो टी बी साइन 37 डिग्री होगा वो टी सी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों लीनियर में है। वैल्यू पुट करी साइन 37 डिग्रीज की और टी सी की। टी सी जो था वो था 300 डिग्री, 300 न्यूटन्स, और इसका रिज़ल्ट हमें मिला 500 न्यूटन्स। लेकिन ये हमारा आंसर है नहीं, हमें निकाला था टी ए पर कितनी टेंशन है। इसके लिए हमें मिला टी बी कॉस 37 डिग्रीज। वैल्यू पुट करी और हमें टी ए पे जो टेंशन थी वो मिल गई, जो कि है 400 न्यूटन। ऐसे ही बहुत आसान से क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए और साथ ही तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अब हम बात करेंगे एक्सेलरेटेड सिस्टम की। इसमें भी हमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये देखना है। सबसे पहले तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा राइट सिस्टम जिस पर सारा का सारा काम हो रहा है। दूसरा तुम्हें देखना पड़ेगा और ड्रॉ करना पड़ेगा FPT डायग्राम उस करेक्ट चूजन सिस्टम का। और तीसरा में लगाओगे F नेट इक्वल टू MA। जैसे यहाँ पर इस 2 किलो के डब्बे पे फोर्स अप्लाई हो रहा था, हो रहे थे तीन, एक 4 न्यूटन और उसके अगेंस्ट में 3 फोर्सेस, एक 20 न्यूटन, एक 2 न्यूटन और एक 10 न्यूटन। हमने इन सबको ऐड किया इक्वल टू MA कर दिया। हमारे पास M था 2, तो एक्सेलरेशन आ गया 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन वहीं अगर हमारे पास 2 डब्बे आ जाए और हमें दोनों पे फोर्स कितना लग रहा है लगाना पड़े या निकालना पड़े, तो हम टेंशन मानेंगे दोनों के अगेंस्ट, जो कि मैंने बस CC मानी हुई है। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये लंबा मेथड है, लेकिन अगर हम वहीं इस पूरे सिस्टम को 1 मान लें तो टोटल जो वेट होगा वो हो जाएगा 8, क्योंकि एक जो था वो 2 का था और एक जो था वो 6 kgs का था। उसके बाद जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है 32 न्यूटन्स का। हमने F नेट इक्वल टू MA में से वैल्यूज़ रख दी सारी की सारी और हमें मिलता है 4 ऐसा आंसर।
ऊपर वाला जो तरीका था वो थोड़ा सा लंबा पड़ता, नीचे वाला आसान बन गया। हाँ, लेकिन एक चीज़ तुम याद रखना, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं ये अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करें तो ही तुम इन्हें एक मानोगे। एक आसान सा क्वेश्चन तुम देखो और जल्दी सॉल्व करो, उसके बाद मैं करता हूँ। यहाँ पर दो ब्लॉक्स हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और ऐड कर रहे हैं फ्रिक्शनलेस टेबल पे, मतलब किसी न किसी डायरेक्शन में चल रहे होंगे। एक का जो मास है वो है m और एक का जो मास है वो 2m। दोनों एक एक बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। हमें यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स का रेशियो निकालना है, वो भी दोनों केसेस का। बड़ा ही आसान क्वेश्चन तुम्हारे लिए छुटकियों का खेल है। हम निकालेंगे एफ नेट, दोनों को एक मानते हुए। जैसा कि हम जानते हो कि जो एफ नेट है वो एम ए होता है, तो C1 2ma हो गया और C2 ma हो गया, क्योंकि मास दोनों के 2m और m थे। दोनों का रेशियो निकाला तो 2:1 आ गया। ऐसा एक सेम क्वेश्चन तुम्हारे सामने जो कि बेहद ज़्यादा आसान है। चलो इसका तुम आंसर कमेंट में बताना। अब हम बात करेंगे मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन का मतलब टेढ़े सरफेस पे तुम किसी भी चीज़ का मोशन करा रहे हो तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो उसको नीचे की तरफ सरका देगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो तुम्हें दिख रहा है ये नीचे सरकता रहेगा। डेरिवेशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल पे किसी काम का तो है नहीं, तो तुम डायरेक्ट फार्मूला देखो जो कि होगा एफ नेट इक्वल टू एम ए, और यहाँ पर एफ जो है वो हो जाएगा एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए इक्वल, हमारे पास आंसर आता है ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा। जी इक्वल टू ग्रेविटी होगा यहाँ पे, और जो थीटा है वो इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होगा। साथ ही जो एन है बोले तो नॉर्मल, वो होगा एम जी कॉस थीटा। कुछ समझ नहीं आया, मैं समझ गया कि तुम्हें कुछ नहीं समझ आया। इसके लिए तुम्हें क्वेश्चन देखो जो कि बड़ा आसान है। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जो कि इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पर रखा हुआ है और धीरे धीरे नीचे सरकता जा रहा है। अब वो जो नीचे सरकेगा तो नीचे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी, और जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका जो एंगल है वो है 30 डिग्रीज। हमें निकालना है वो टाइम जितनी देर में ये ज़मीन पे पहुँच गया। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन हमने देखा जी साइन थीटा होता है, यहाँ थीटा इक्वल टू 30 डिग्रीज है। वैल्यू पुट करी तो हमारे पास आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें निकालना है टाइम, तो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते पढ़ते न्यूटन के मोशन का फार्मूला अप्लाई किया जो कि है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास आंसर आता है फटाफट से, जिसका है टाइम 2 सेकेंड्स। मतलब 2 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे सरक के आ जाता है। एक और सेम आसान क्वेश्चन तुम देखो, जल्दी सॉल्व करो फिर मैं सॉल्व करता हूँ। आई होप तुमने सॉल्व कर ही लिया होगा। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तुम्हारे पास एक डब्बा रखा है जो कि इंक्लाइन प्लेन पे है 37 डिग्रीज के एंगल पे। डब्बे का जो वेट है वो है 1 kg। ऑफकोर्स एक्सेलरेशन नीचे ही हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अपन को निकालना अगर एक्सेलरेशन तो वो होता है ए इक्वल टू जी साइन थीटा। जी ऑलवेज हम 10 लेंगे, और साइन थीटा जो कि साइन 37 डिग्रीज होगा वो होगा 3/7। एट द एंड हमारे पास जो एक्सेलरेशन हुआ वो आ गया 6 न्यूटन। लेकिन हमें ये वाला एक्सेलरेशन चाहिए नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर इसके लेंगे दो कंपोनेंट्स, क्योंकि इस पर एक मास या फिर एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल है 20 न्यूटन्स का। उस हॉरिजॉन्टल मास मतलब उस हॉरिजॉन्टल फोर्स के कंपोनेंट लेंगे जो कि आएगा एक 20 cos 37 डिग्री और एक आएगा 20 sin 37 डिग्रीज। तो हमने वैल्यू पुट करी और निकाला जो फोर्स है वो है 16 न्यूटन्स। नाउ फोर्स जो होता है वो होता है नेट इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए, और एफ नेट जो है वो है 16 माइनस 6 इक्वल टू 1 इंटू एक्सेलरेशन, पूरे के पूरे क्वेश्चन के हिसाब से। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन हुआ एट द एंड हमारे पास जो एक्सेलरेशन आया वो आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ हम देखेंगे पुली बेस्ड क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। ये वही एक पुली है, अगर तुम गाँव जाते होगे तो तुमने देखा होगा कुएँ के पास इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसमें रखी होती है एक रस्सी, तुम निकालते हो उससे पानी। इससे हमें ज़्यादा यूज़ करना नहीं है, बस क्वेश्चन में हमारे काम आएगा। इसका जो फार्मूला होगा एक्सेलरेशन का वो होगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तुम्हारे लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर बताओ। फार्मूला जो मैंने तुम्हें बताया वो सेम यूज़ होगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सिस्टम है उसमें एक पुली लगा हुआ है जो कि मासलेस रोप से बंधा हुआ है, जो कि स्ट्रेच भी नहीं हो सकती। ये पुली है
इसमें एक साइड जो है वो 4 kg है और एक साइड जो है वो 12 kg है। ऑफकोर्स 12 kg वाला जो साइड है वहाँ से रस्सी नीचे होती जाएगी। हमने फॉर्मूला लगाया जो कि होता है A=m1 - m2/m1 + m2 ग्रेविटी। वैल्यूज पुट करी 12 - 14/12 + 14 × g। आंसर आया 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। देखो भाई, जो हमने पहले रस्सी ली थी उसमें कोई मास तो था नहीं, लेकिन अब हम मानेंगे एक ऐसी रस्सी जिसका मास है। एक बंदा है, सपोज तुम ही हो, तुम एक डब्बे को खींच रहे हो जो कि एक मास है कैपिटल M, और जो रस्सी है उसका ही मास है M, स्मॉल m। इसमें डेरिवेशन क्या है भाड़ में, लेकिन एक चीज़ तुम याद रख लो, रस्सी पे हर जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग फोर्स एक्ट करेगा। मतलब फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, चेंज होती रहेगी रस्सी के हर एक पॉइंट पे। और इसका जो फार्मूला है वो होगा T=m/m + m × फोर्स।